प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। आगे हम जानेंगे प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में बात करते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा के प्रमुख प्रावधान हैं। ये कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसके लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होंगी। सूखा प्रभावित जिलों में रोजगार दिवसों की संख्या 150 हो सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये अधिनियम देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी प्रदान करता है, जो कि 10 सितंबर 2013 से प्रभावी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्ति को 1 रुपये अथवा 2 रुपये अथवा 3 की सहायक दर पर 5 किलोग्राम मोटा अनाज, गेहूं, चावल प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित कराने का प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की परिवार की महिला मुखिया अन्यथा परिवार के वरिष्ठ सदस्य के नाम पर राशन कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अंत्योदय अन्न योजना को इसमें समाहित कर लिया गया है और इस योजना के पात्र परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्षों तक के व्यक्ति के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम है इसका। दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमित राशि यानी मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता में 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता में 1 लाख रुपए का भुगतान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 से 50 वर्षों तक के व्यक्ति के लिए ये योजना है। 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम है। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्षों की आयु तक के लोग इसमें शामिल हैं। अटल पेंशन योजना में 60 वर्षों की उम्र तक मासिक प्रीमियम जमा करना होगा। 60 वर्षों की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 तक पेंशन प्रीमियम के अनुसार मिलेगी। नए नियम के अनुसार अंशदाता मासिक, तिमाही अथवा छमाही आधार पर योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 15 अगस्त 2014 को घोषणा और 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को ओपन एंडेड योजना में बदल करके जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है, यानी 10,000 कर दिए गए हैं। नए रुपए यानी रुपए कार्ड धारकों 28 अगस्त 2018 के बाद योजना के अंतर्गत खोले गए जो खाते हैं उनके लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य, प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया है। सौभाग्य को इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी सभी इच्छित परिवारों को विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना है। मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2018 के अंत तक चिन्हित परिवारों के विद्युतीकरण को पूरा करना है। इस योजना में सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के सौर विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक संबंध क्या है? भुगतान संतुलन की बात करें यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट,
तो भुगतान संतुलन का मतलब है एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन। इनका लेन देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट आते हैं, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट चालू खाते का विभाजन दृश्य यानी विजिबल या व्यापार खाता, ट्रेड अकाउंट और अदृश्य खाता यानी इनविजिबल अकाउंट में किया जाता है। चालू खाते का विभाजन दृश्य या व्यापार खाता और अदृश्य खाता में किया जाता है। और व्यापार खाता यानी ट्रेड अकाउंट अथवा दृश्य खाता विजिबल अकाउंट, इस खाते में वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसका स्वरूप है कॉफ़ी, चाय, ज्वेलरी, जूट, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार शेष और निर्यात आयात से कम हो तो प्रतिकूल व्यापार शेष या व्यापार घाटा की स्थिति कही जाती है, यानी ट्रेड डेफिसिट कही जाती है। अदृश्य खाता कौन है? इनविजिबल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत निजी अंतरण अथवा प्रेषण, निवेश आय जिसमें लाभ राशि और रॉयल्टी एक्सेट्रा आते हैं, सॉफ्टवेयर सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं, पर्यटन सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, संचार, परिवहन आदि आते हैं अदृश्य खाते में। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। पूंजीगत खाता किसी देश की पूंजीगत आय और व्यय को प्रदर्शित करता है। ये किसी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश के शुद्ध प्रवाह से संबंधित है। विदेशी वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजी खाते के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आईएमएफ व ओईसीडी के अनुसार किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक साधारण शेयर या वोटिंग शेयर प्राप्त हो जाए, जिससे कि वो कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस प्रकार के किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्या क्या लाभ हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो लाभ हैं वो है विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हो जाती है। देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन होता है। देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेहतर प्रबंधन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में वृद्धि होती है। पढ़ते हैं आगे हम एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में जानेंगे। इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेशक का कंपनी के व्यापार में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। भारत के विदेशी विनिमय कोष के घटक हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, बुलियन जो कि आरबीआई के पास जमा सोना और आईएमएफ के पास रिजर्व अंश। विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट। देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्रा की मात्रा को देशी मुद्रा की विनिमय दर कहा जाता है। देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्य कई विदेशी मुद्राओं का भारित गुणोत्तर औसत को नाममात्र प्रभावी विनिमय दर यानी NEER कहते हैं। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी REER किसी राष्ट्र के मुद्रा की मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करने के लिए अन्य प्रमुख देशों की मुद्राओं के एक इंडेक्स या बास्केट के सापेक्ष देश की मुद्रा का भारित औसत होता है। विनिमय दर की व्यवस्था क्या है? यदि मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण एवं समावेशन की शक्तियां प्रशासनिक निकाय के पास हो तो इसे स्थिर विनिमय दर व्यवस्था कहा जाता है, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की मांग एवं आपूर्ति द्वारा हो, उस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति न हो तो इसे प्लावित विनिमय दर व्यवस्था यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है।
यदि विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा हो लेकिन विषम परिस्थितियों में इसके प्रबंधन की दिशा में प्रशासनिक निकाय भी हस्तक्षेप कर सके तो उसको प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था यानी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। भारत में प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था लागू है। विनिमय दर में परिवर्तन। विनिमय दर में बाजार प्रेरित वृद्धि को मूल्य वृद्धि कहा जाता है, एप्रिसिएशन कहा जाता है। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई वृद्धि जो कभी कभी बड़ी मात्रा में की जाती है उसको अधिमूल्यन कहा जाता है, रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। विनिमय दर में बाजार प्रेरित गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती को अवमूल्यन कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहते हैं। भारतीय रुपए का 1949, 1966 और 1991 में अवमूल्यन किया गया था। 1949 में, 1966 में और 1991 में। अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव हैं? निर्यात में वृद्धि होती है और आयात महंगा हो जाता है। व्यापार घाटा कम होता है और व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। चालू खाता घाटे में भी कमी आती है क्योंकि अवमूल्यन से अदृश्य खाते पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा में भी वृद्धि होती है अवमूल्यन के प्रभाव से। आगे बात करेंगे कन्वर्टिबिलिटी यानी परिवर्तनीयता के बारे में। बाजार परिवेश में मुक्त सौदेबाजी के आधार पर निर्धारित विनिमय दर के अनुसार किसी देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा से विनिमय की स्वतंत्रता को परिवर्तनीयता कहते हैं। 1993 से रुपया व्यापार खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय कर दिया गया है। 1994 से पूरे चालू खाते में रुपए को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया गया है। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा SS तारापोर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 1997 में दी गई सिफारिशों में समिति ने कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की है। वर्तमान में भारत में पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। वर्तमान में भारत में पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। अब आगे हम देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के बारे में बात करेंगे यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा के स्थान पर 2000 से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को देखते हुए 2002 तक पुराने विवाद फेरा के तहत ही निपटाए जाते हैं। फेमा के अंतर्गत इस अधिनियम की जो फेमा अधिनियम है इसके क्रियान्वयन में जो कठिनाई होती है उसको देखते हुए 2002 तक पुराने विवाद फेरा के तहत ही निपटाए जाते रहे। फेमा के अंतर्गत दोष सिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होगा जबकि फेरा के अंतर्गत ये दायित्व व्यक्ति पर था। अब आगे हम ADR और GDR के बारे में जानेंगे यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। केंद्र सरकार के द्वारा 2000 में विदेशों से पूंजी एकत्र करने के उद्देश्य से ADR और GDR को जारी करने की अनुमति दी गई थी। ADR अमेरिकन बैंक द्वारा निवेशकों को विदेशी कंपनी के शेयर के बदले जारी किए जाते हैं। GDR को भी ADR की तरह जारी किया जाता है पर वहाँ पे ADR को अमेरिकी शेयर बाजार में व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं GDR की लिस्टिंग गैर अमेरिकी शेयर बाजार में होती है। अब आगे हम RTS के बारे में बात करते हैं यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी क्षेत्रीय व्यापार समझौते। क्षेत्रीय व्यापार समझौते का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक देशों या किसी क्षेत्र में स्थित सदस्य देशों के बीच पारस्परिक व्यापार समझौता। इसके निम्नलिखित स्तर होते हैं जिन्हें आर्थिक एकीकरण का स्तर भी कहते हैं। इसके कुछ स्तर भी होते हैं जिसको आर्थिक एकीकरण का स्तर बोलते हैं। अधिमान्य व्यापार समझौता प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के बीच कुछ उत्पादों पर प्रशुल्क यानी टैरिफ कम करने की
टैरिफ कम करने पर सहमति बनती है। मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA सदस्य देशों से होने वाले व्यापार पर प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त कर दी जाती हैं, जबकि अन्य देशों के साथ व्यापार अपनी टैरिफ दरों पर होता है, जैसे कि SAFTA सेफ्टा। सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन, समस्त देशों के बीच हर प्रकार के प्रशुल्क समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गैर सदस्य देशों के साथ सभी सदस्य देशों द्वारा एक समान प्रशुल्क नीति का पालन किया जाता है। कॉमन मार्केट क्या है? साझा बाजार। सदस्य देशों के मध्य उत्पादन के कारकों जैसे श्रम और मुद्रा का मुक्त प्रवाह होता है। आर्थिक संघ यानी इकोनॉमिक यूनियन, सदस्य देशों के बीच साझा व्यापारिक नीति और नियमनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उत्पादन के कारकों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित किया जाता है। सदस्य देश एकल मुद्रा भी अपना सकते हैं। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज नीति 2000 में घोषित की गई, 2000 में घोषित की गई थी। सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम 2005 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ है। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में हुआ है। सेज नीति 2000 में घोषित की गई थी। सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम 2005 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ है। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित है। अब आगे हम महारत्न कंपनियों को देखते हैं इस बॉक्स में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे महारत्न कंपनियां हैं। BPCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL, ये सारे महारत्न कंपनी हैं। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जिसमें कि हम विकासात्मक योजनाओं को देखेंगे। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेवलपमेंट प्लान्स हैं। सबसे पहला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये विकासात्मक योजनाएं हैं। 25 दिसंबर 2020 को 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त के रूप में 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लगभग 18,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य है छोटे एवं सीमांत किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना। इससे उन्हें फसल चक्र पूर्ण होने से पहले कुछ सहायता प्राप्त हो सके। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, इस योजना के लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारकों को प्राप्त नहीं होगा। सभी आयकरदाता और 10,000 रुपए से ज़्यादा मासिक वेतन प्राप्त करने वाले इस योजना के दायरे से बाहर होंगे। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये आय सहायता 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के जरिए सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये 100% केंद्र पोषित योजना है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। पति पत्नी या पिता सरकारी नौकरी में है या पेंशन भोगी हैं तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं होगा।
राज्यों को लाभार्थियों की जानकारी इसके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। राज्य के जो लाभार्थी हैं उसकी जानकारी इसके पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे जो योजना है ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 1 जून 2020 में आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना में गली मोहल्ले में फेरी लगा करके और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। प्रमुख बिंदु हैं, इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी पटरी विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। कर्ज का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई भी जुर्माना लागू नहीं होगा। यदि कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनकी विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा, जिसके आधार पर वो 20,000 रुपए या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा। इस योजना के लिए सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक है। इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अगला मिशन है जल जीवन मिशन। 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनबाड़ियों में सुरक्षित पाइप द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन के अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वहनीय सेवा शुल्क के आधार पर नियत गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल नियमित रूप से दीर्घकाल तक उपलब्ध करवाना, जिससे ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसकी क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। इस मिशन का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कर रहा है। इसके प्रमुख बिंदु हैं कुछ कि राज्य सरकारें ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के साथ पेयजल आपूर्ति की रणनीति बनाएगी। जल आपूर्ति के लिए अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि क्रियात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो सके। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति की योजना बनाएगी और इनके क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का कार्य भी देखेगी। इस योजना में ग्रामीण परिवारों के साथ साथ विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों में भी नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इस मिशन में लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें श्रमदान और आर्थिक अनुदान दोनों शामिल होंगे। जल संक्रमण की समस्या के निदान के लिए तकनीकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। इस मिशन में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में घरेलू अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रबंधन हेतु स्थानीय स्तर अवसंरचना विकास भी शामिल है। इस मिशन की क्रियान्वयन अवधि 2024 तक है। सर्व पावर योजना 29 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्व पावर नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB के द्वारा लंबे समय से विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए एक योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा था। इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक होंगे, सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर शोध अनुदान। सर्व पावर फेलोशिप का लक्ष्य 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग की महिला शोधकर्ताओं पर केंद्रित होगा। इसके तहत प्रतिवर्ष 25 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी दिए गए समय में इनकी संख्या 75 से अधिक नहीं होगी। इसके तहत शोधार्थियों को नियमित आय के साथ प्रति माह 15,000 की फेलोशिप, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष शोध अनुदान और 90,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्च के रूप में दिए जाएंगे। 90,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्च के लिए दिए जाएंगे। ये फेलोशिप किसी भी शोधार्थी को उसके पूरे कैरियर में एक बार ही दी जाएगी और इसकी अवधि 3 साल बगैर किसी विस्तार की संभावना के 3 साल होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारे इंडियन इकोनॉमी भी ख़त्म होते हैं और ये 3 पार्ट में ख़त्म हुआ है। इसके तीनों पार्ट को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।